नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरा नेपाल जल रहा है। चारों तरफ आग, मारपीट, तोड़फोड़ और दंगा दिखाई दे रहा है। ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग को जला दिया गया है। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रेसिडेंट हाउस आग की लपटों में घिरा हुआ है। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी रिजाइन कर दिया है। नेपाल में इस वक्त कोई सरकार नहीं है। न कहीं पुलिस दिखाई देती है, न कहीं फौज नजर आती है। सारा सिस्टम भीड़ के कब्जे में है। प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन वो ढूंढ ढूंढ कर नेताओं के घरों को आग लगा रहे हैं। ओली के गवर्नमेंट के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। विपक्ष के नेता भी भीड़ के गुस्से से नहीं बच पाए हैं। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा, पुष्प कुमार दहल प्रचंड और झलनाथ खनाल को प्रोटेस्टर्स ने बुरी तरह मारा। झलनाथ खनाल की वाइफ को जिंदा जला दिया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने आज पूरे काठमांडू को तहस नहस कर दिया। प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं की मांग है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स रिजाइन करें, नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो, नए सिरे से चुनाव कराए जाएं और देश की सरकार नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जाए। अब सवाल यह कि यह सब कौन करेगा, कैसे होगा? जब तक सिस्टम बदलेगा तब तक सरकार कौन चलाएगा? क्या सेना अब सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी या फिर काठमांडू के मेयर बालिन शाह को कमान सौंपी जाएगी? बालिन शाह कौन है, इनका नाम चर्चा में क्यों आया, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं नेपाल के हालात। काठमांडू की ये तस्वीरें शाम करीब 4 बजे की हैं। आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। नेपाल के पार्लियामेंट को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मना रहे हैं। नेपाल में आग भड़कने की मेन वजह है करप्शन और सोशल मीडिया पर बैन से आज़ादी खोने का खतरा। नेपाल में केपी ओली के इस्तीफे के बाद युवाओं को शांत हो जाना चाहिए था, क्योंकि ओली ने ही सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। फिर प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई थी। 22 नौजवानों की मौत ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफों के बाद भी आंदोलन क्यों नहीं रुका? सरकार गिरने के बाद भी राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे भवनों को आग के हवाले करना अच्छा तो नहीं माना जा सकता। ये संपत्ति नेपाल की है, वहां के लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आगजनी, हिंसा, मारपीट से किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और पार्लियामेंट को निशाना नहीं बनाया। पूर्व प्रधानमंत्रियों, विपक्षी नेताओं के घरों और पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पर भी हमला बोला। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में प्रोटेस्टर्स की भीड़ घुस गई। शेर बहादुर देउबा और उनकी वाइफ आजू राणा देउबा की जमकर पिटाई की गई। नेपाल की सड़कों पर मंत्रियों और नेताओं को पीटा गया। उनके घरों को आग लगाई गई। इसकी वजह लोगों के दिलो दिमाग में बरसों से जल रही आग है। नेपाल को कभी स्टेबल सरकार नहीं मिली। 17 साल में 14 बार सरकारें बदली। केपी ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने। सरकारें जनमत से नहीं, जोड़ तोड़ से बनाई गई। कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट के सहारे बना तो किसी ने प्रो चाइना होने की चाल चली। नेपाल के लोगों को जब यह एहसास हुआ कि ये लोग जनता की भावनाओं को भड़काते हैं, खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, देश को लूटते हैं, तो लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ा। सोशल मीडिया के जरिए यह बात घर घर पहुंच गई और मौका मिलते ही ये नाराजगी फूट पड़ी। इसीलिए स्थापित राजनीतिक दलों में लोगों का विश्वास नहीं रहा। नेपाल में अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। सरकार का तख्ता पलट चुका है। प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ 2 दिन में अपना मकसद हासिल कर लिया। हालांकि 22 नौजवानों को जान से हाथ धोना पड़ा। आंदोलन कर रहे लोगों में अपने साथियों को खोने का गम तो है, लेकिन जिस तरह उन्होंने 2 दिन में ही सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसकी खुशी भी है।
युवाओं का कहना था कि पिछले कई साल से करप्शन के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किसी भी पार्टी की सरकार रही, सब भ्रष्टाचार में डूबे रहे। अब नई सरकार और नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। जनता बोलेगी रास्ता खाली कर, रास्ता खाली कर। ये देश पर सिर्फ ये झंडे का राज है, किसी के बाप का नहीं। जनता आती है, रास्ता खाली कर। रामचंद्र रास्ता खाली कर, जनता आती है। बस यही एक नारा है, आज सिद्ध करेंगे। ये देश सिर्फ इस झंडे का है और किसी का नहीं। ये सिर्फ इस जहाँ झंडे पर का देश है। रातों चंद्र सूर्य जंगी निशान है हमरो, ये निशान हमारा है। नेपाल में अब कोई सरकार नहीं है, लेकिन अब नेपाल को कौन चलाएगा? नया नेता कौन होगा? नई सरकार का स्वरूप क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है। दो ऑप्शंस की बात की जा रही है, या तो सेना सारी पावर अपने हाथ में ले ले, या फिर किसी नए लीडर के नेतृत्व में सरकार का गठन हो। नए नेता के तौर पर काठमांडू के मेयर बालेन शाह के नाम की बहुत चर्चा है। नेपाल की नौजवान पीढ़ी बालेन शाह की सपोर्टर है। बालेन शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है। बालेन के मेयर रहते हुए कई ऐसे काम हुए हैं जिनसे राजधानी में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख की वजह से बालेन शाह लोगों के बीच, खासकर युवा पीढ़ी में खासे लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं। नौजवान उससे जुड़े हैं। कहा तो यह जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे बालेन शाह ही हैं। आज जैसे ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की इस्तीफे की खबर आई, उसके तुरंत बाद बालेन शाह ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संयम बरतने को कहा। बालेन कह रहे थे कि संसद और राष्ट्रपति भवन हम सबकी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। अब सरकार गिर गई है, नौजवानों को मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब आंदोलनकारियों को वापस लौट जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल ने राष्ट्र को संबोधित किया, नेपाल के लोगों से बात की। जनरल सिग्देल ने आंदोलन के दौरान 22 युवाओं की मौत पर दुख जताया। अब बात करते हैं हमारे देश में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव की। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी सिर्फ 300 वोट हासिल कर पाए। इस इलेक्शन में सारे एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के वोट देते हैं। यह नतीजा विपक्ष के लिए जितना बड़ा सेटबैक है, एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए उतना ही बड़ा बूस्टर है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एनडीए पूरी तरह एकजुट रहा, जबकि विपक्ष के सांसदों ने पाला बदला, क्रॉस वोटिंग की। हालांकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सीक्रेट वोटिंग होती है, कोई व्हिप जारी नहीं होता। आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे पंजाब और हिमाचल के दौरे पर गए। मोदी ने दोनों राज्यों के हालात देखने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की तुरंत मदद का ऐलान किया। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के तहत पंजाब के लिए पहले ही 12,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये 1600 करोड़ रुपए इससे अलग होंगे। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। और अब बात बिहार की। बिहार में आज नीतीश कुमार ने ऐसे 26 फैसले किए जो महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ाएंगे। अब बिहार में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। अब तक आंगनवाड़ी सेविका की सैलरी 7,000 रुपए है, जो अब बढ़कर 9,000 रुपए हो गई है। आंगनवाड़ी सहायिका को अब तक हर महीने 4,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब 4,500 रुपए महीने मिलेंगे। आंगनवाड़ी की महिलाओं को ज्यादा सैलरी देने के लिए बिहार सरकार पर हर साल
345 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। आज लुधियाना से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लुधियाना में दिन दहाड़े 20 सड़क पर चलते ऑटो में एक महिला को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई। कुछ नौजवानों ने मदद की, सड़क पर ऑटो का पीछा करके महिला को बचाया और लुटेरों को पुलिस के हवाले कर दिया। ये वारदात लुधियाना के हुसैनपुरा के पास नेशनल हाईवे पर हुई। महिला अपने बच्चों के साथ ऑटो में बैठकर लुधियाना से फिल्लौर जा रही थी। ऑटो में ड्राइवर के अलावा पहले से 2 लोग मौजूद थे। महिला ने सोचा 2 सवारियां ऑटो में पहले से ही बैठी हैं, लेकिन असलियत में वो लुटेरे थे। रास्ते में दोनों बदमाशों ने महिला को चाकू दिखाकर उसे लूटने की कोशिश की।